दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एटेरिया के टेस्ट सीरीज जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलता है जूनून सीरीज, इसका आज हम लोग 5वां सेट कवर करेंगे जो कि पिछले संडे को कवर हुआ, जिसके अंतर्गत मिडावल हिस्ट्री। इसमें से वो एक एक करके देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। पहला प्रश्न है, पाल साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में धर्मपाल के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 750 ईस्वी में धर्मपाल के द्वारा। 8वीं शताब्दी के मध्य से पूर्व में बंगाल में अराजकता की थी। उस अराजकता को दूर करने के लिए क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों ने 750 ईस्वी में गोपाल नामक व्यक्ति को राजा चुन लिया था। इस प्रकार गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल साम्राज्य की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो में हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी पूर्व के बाद कश्मीर का शासक ललितादित्य ने कुछ समय तक पंजाब और कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 9वीं शताब्दी के मध्य सुलेमान नामक अरब सौदागर ने भारत के साम्राज्य का दौरा किया था और उसकी शक्ति और समृद्धि की चर्चा की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाल। 8वीं शताब्दी से मध्य तक लेकर 9वीं शताब्दी के मध्य तक पूर्वी भारत पर पाल शासकों का वर्चस्व था। उनकी शक्ति की गवाही सुलेमान नाम के एक अरब सौदागर ने दी है जो कि 9वीं शताब्दी के मध्य भारत आया था। आगे है कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर कथन का चयन करें। कथन ए है, बंगाल के पाल शासकों के तिब्बत से भी गहरे सांस्कृतिक संबंध थे। कारण है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों को तिब्बत आमंत्रित किया गया। उन्होंने वहां बौद्ध धर्म की एक नए रूप में प्रचलित किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। आगे, दक्षिण पूर्व एशिया के किस बौद्ध धर्मावलंबी शासक ने पाल शासक से नालंदा में मठ बनाने की अनुमति मांगी तथा उसके रख रखाव के लिए 5 गांव देने की प्रार्थना की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैलेंद्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शैलेंद्र। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ ही पाल शासकों के अच्छे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। शैलेंद्र नामक राजा शासक जो कि बौद्ध धर्मावलंबी थे और जिन्हें मलाया, जावा, सुमात्रा और पड़ोसी द्वीपों पर राज था जिनका। उन्होंने एक मठ बनाने की अनुमति मांगी थी और उनके रखरखाव के लिए 5 गांव देने की भी प्रार्थना की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4। पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे और पाल शासकों ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया था। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चोल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे विजयालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विजयालय। विजयालय ने चोल साम्राज्य को स्थापित किया था। किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोल यानी गंगा का चोल विजेता की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने 1014 से 1044 ईस्वी का एक महान चोल शासक था। कलिंग के रास्ते बंगाल तक विभाजन अभियान में राजेंद्र प्रथम का शासनकाल का सबसे उल्लेखनीय कृतियों में से एक था। आगे, 13वीं शताब्दी में भारत का दौरा करने वाला यात्री मार्को पोलो किस देश का था? तो मार्को पोलो इटली का था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इटली। महान चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने अपने बंगाल विजय के उपलक्ष्य में गंगईकोंड चोलपुरम यानी गंगा के चोल विजेता का नगर नामक अपनी नई राजधानी को किस नदी के मुहाने पर स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कावेरी। चोल काल में दक्षिण भारत में निर्मित राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंजावुर में।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तंजावुर में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 1 और 2। एक में चोल साम्राज्य 4 मंडलों प्रांतों में बांटा गया था और चोलकालीन अभिलेखों से हमें ग्राम शासन की 2 सभाओं का ज्ञान होता है जिसे ऊर्ध तथा महासभा कहा जाता था। 70 सौदागरों के एक चोल प्रतिनिधि मंडल ने कब चीन का दौरा किया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1077 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1077 ईस्वी में। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है उसको देखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म 9वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था। आगे है कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। आगे है आबू पर्वत पर स्थित दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। एक में 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच लिखे गए कुछ धर्मशास्त्रों में समुद्र यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था। लिंगायत या वीरशैव आंदोलन के संस्थापक बासव और चन्ना बासव का संबंध किस वंश के राज दरबार से था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कलचुरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कलचुरी। आगे है श्रवणबेलगोला स्थित विशाल गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो ये किया था गंग वंश के शासक ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंग वंश के शासक ने। निम्न कथनों पर विचार करें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 3 और 5। एक, 3 और 5। एक में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और प्रसार तथा बौद्ध और जैन धर्मों का निरंतर पतन 8वीं से 12वीं सदी के भारतीय इतिहास की विशेषता है। तीसरा है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अनेक जनप्रिय संतों ने किया जो नयनार और अलवार कहलाते थे। पांचवा है नाथपंथी संप्रदाय के प्रणेता गोरखनाथ थे। कथन ए और कारण आर पर विचार करें, विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन ए है पश्चिम एशिया और मध्य एशिया की घटनाएं अक्सर भारत को प्रभावित करती थी तथा 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच भारत में घुसपैठ का कारण बनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट शाहनामा का रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी किसका दरबारी कवि था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में भारत पर कुल 17 हमले किए। आरंभिक हमले उसने हिंदू शाही राजाओं के खिलाफ किए थे। हिंदू शाही राजाओं की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वहिंद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वहिंद। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सहायता कीजिए उत्तर चयन करने में। सूची 1 में महमूद गजनवी का आक्रमण और सूची 2 में वर्ष दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4, 1, 3, 2। सोमनाथ पर आक्रमण किया था 1025 में। बीका हो जाएगा 1 पेशावर पर 1001 में और सीका हो जाएगा 3 कन्नौज 1018, लाहौर पर 1015 ईस्वी में। महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4, यानी चारों के चारों कथन सत्य हैं। पहला है सोमनाथ गुजरात स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर था जहां लाखों तीर्थयात्री प्रतिवर्ष जाते हैं। दूसरा है सोमनाथ एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। तीसरा है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को नष्ट कर दिया और कुछ भाग को अपने साथ गजनी ले गया। चौथा है सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद वापसी के क्रम में महमूद गजनवी को राजपूतों एवं जाटों के दस्तों द्वारा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। गढ़वाल राज्य की दूसरी राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाराणसी। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही कथन का चयन करें।
कथन है भाईचारे के भाव के कारण पूर्व मध्यकाल में राजपूत समाज को अनुशासित करने में काफी मदद मिली। और कारण दिया गया है राजपूत समाज का आधार कुल था। हर कुल अपने आप एक साझी वास्तविक या काल्पनिक पूर्वज की संतान मानता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है परंतु आर सही है। इसका कथन जो है वो गलत है परंतु आर सही है। पृथ्वीराज तृतीय किस अभियान के तहत आल्हा और उदल नाम के प्रसिद्ध योद्धा मारे गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड अभियान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुंदेलखंड अभियान। 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय थे, जो 1177 में 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा और तत्काल उसने प्रसार की एक जोरदार नीति आरंभ की और छोटे छोटे अनेक राजपूत राज्यों के खिलाफ नीति आरंभ की और संघर्ष भी किया, जिसमें वो सफल भी हुए। और यही संघर्ष था जिसमें अल्लाह और उदुल नामक प्रसिद्ध योद्धा मारे गए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी में पूरा हुआ, यानी कि ये उल्टा दिया गया है। यहाँ पे 13 हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच प्रसिद्ध तराइन की पहली लड़ाई कब और किसके विवाद के कारण हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1191 तबर हिंद को लेकर। चिंतावर का युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1194 ईस्वी मुइनुद्दीन मोहम्मद और जयचंद के बीच में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। उसकी मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सल्तनत काल था, यानी दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना उसने की थी, वो 1206 से 1210 ईस्वी तक था। वो पहले मुइनुद्दीन मोहम्मद यानी कि मोहम्मद गौरी का वो गुलाम था और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए, यानी कि पोलो एक तरह का खेल था, वो खेलते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन में नहीं, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में कोई नहीं। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के आरंभिक कुछ वर्षों में इल्तुतमिश से जुड़ी चुनौतियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। दिल्ली सल्तनत के किस शासन का मूल नाम उलूग खान था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलबन। बलबन का नाम उलूग खान था। कथन ए और कारण आर पर विचार करें और खुद की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो दोनों देखते हैं। कथन ए है, बलबन ने रक्त और तलवार की नीति को अपनाया था। कारण है, बलबन के शासनकाल में दिल्ली और आसपास के दोआब के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब थी। मंगोलों से भारतीय क्षेत्र को वास्तविक खतरा किस कालखंड में पहली बार उत्पन्न हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 13वीं शताब्दी का तीसरा दशक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13वीं शताब्दी का तीसरा दशक। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश का शासक किस मूल के थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुर्क अफगान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुर्क अफगान। वर्ष 1296 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के पूर्व अलाउद्दीन खिलजी किस पद पर आसीन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवध का सूबेदार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो पहले अवध का सूबेदार था। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी का धोखे से कत्ल कर 1296 ईस्वी में सत्ता में आया था। इससे पहले वह अवध का सूबेदार था। अवध का सूबेदार रहते हुए दक्कन में स्थित देवगिरी पर हमला करके उसने भी भारी खजाना जमा कर लिया था।
नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए, यानी यहाँ पे क्या फील होगा। सन डैश में डैश ईस्वी में दिल्ली पर तैमूर लंग के हमले को तुगलक साम्राज्य का अंत का आरंभ माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1398। यहाँ हो जाएगा 1398। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का निम्न अभियान पर विचार कर उपयुक्त अभियानों में से सही कालानुक्रम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CBA। पहले हो जाएगा रणथंबोर अभियान जो कि हुआ था 1301 में, और फिर हो जाएगा चित्तौड़ का अभियान हुआ था 1303 में, और लास्ट में हो जाएगा वारंगल अभियान, ये हुआ था 1309 से 11। आगे निम्न कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल दो में है। अलाउद्दीन खिलजी का समय मन 15 किलोग्राम के बराबर होती थी, यानी माप की इकाई जो थी वो 15 किलोग्राम के बराबर था। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही था, आर ए की सही व्याख्या है। तो चलिए देखते हैं। कथन ए है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया। कारण है अलाउद्दीन के काल में मंगोल आक्रमण का खतरा सबसे अधिक बढ़ गया था, तो ये सही हो जाएगा। मोरक्को अफ्रीका का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जो है वो किसके दरबार में यानी किसके शासनकाल में भारत आया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को जो प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता था मोरक्को का, वो 1333 ईस्वी में जो है भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के अनेक साहसी प्रयोगों में से एक सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा को किस धातु में जारी किया था, तो ये कांसा में जारी किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांसा। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4। एक में फिरोज शाह तुगलक ने सत्तों की मज़ारों पर इबादत के लिए मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी। तीसरा है वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों के संस्कृति से फारसी में अनुवाद करने के लिए कदम उठाए थे। और चौथा है फिरोज शाह तुगलक को सार्वजनिक निर्माण के लिए भी याद किया जाता है। ख्वाजा जहां नामक प्रसिद्ध वजीर दिल्ली सल्तनत के किस शासक का था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए कोड की सहायता से। सूची 1 में तत्कालीन सल्तनत कालीन विभाग और सूची 2 में कार्य को दिया गया है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 4, 1, 3। एगा हो जाएगा 2 दीवाने बंदगान दास विभाग, दीवाने इंसा राजकीय पत्राचार, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग और दीवाने रिसालत ये हो जाएगा धार्मिक प्रबंधन। सल्तनत कालीन प्रशासन में शाही कारखानों के प्रभारी अधिकारी को क्या कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वकील ए दर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वकील ए दर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की इकाइयों को ऊपर से नीचे के क्रम में सही रूप में प्रदर्शित करता है। तो सूबा, सिख, परगना और गांव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूबा, सिख, परगना और गांव। आगे फिर से सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए सल्तनत कालीन पद और सूची 2 में कृत्य या कार्य दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी सी ए।
मुकद्दम ये हो जाएगा मुखिया बी, और खूद 2 का हो जाएगा डी, बड़ी हो जाएगा जासूस और खूद 3 का हो जाएगा सी, भूस्वामी, और आमिल ये हो जाएगा परगना का प्रमुख। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है सल्तनत कालीन राज्य की प्रकृति औपचारिक अर्थ में इस्लामी था। कारण है उलमा को राज्य की नीतियों में दखल देने का व्यापक अधिकार प्राप्त था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। सल्तनत कालीन संबंध में जवाबी शब्दावली का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान का कानून। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुल्तान का कानून। बहमनी साम्राज्य कब अस्तित्व में आया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1347 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1347 में बहमनी साम्राज्य अस्तित्व में आया था। एक अफगान मूल का एक व्यक्ति अलाउद्दीन हसन उसका संस्थापक था। उसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच टकराव का प्रमुख मुद्दा तुंगभद्रा का दबाव किन दो नदियों के बीच स्थित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा और तुंगभद्रा। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे और तुंगभद्रा का दबाव कृष्णा गोदावरी का कछार और मराठावाड़ा प्रदेश में था। तुंगभद्रा का दबाव कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र था, जिसका क्षेत्रफल 30,000 वर्ग मील के बराबर था। महान सम्राट कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से था? तो तुलु वंश से था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तुलु वंश से था। और तुलु वंश की बात करें ईस्वी में तो ये 1505 से 1570 तक था। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी, और दूसरा में भराएगा फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। तो यहाँ भर देते हैं 1510 ईस्वी, और यहाँ हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा को छीनकर फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने अपनी नई नीति का आरंभ किया था। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अमरम किस प्रकार के क्षेत्र को सूचित करता है? ये सूचित करता है सैन्य सरदारों के नियंत्रण वाले क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सैन्य सरदारों के नियंत्रण वाले क्षेत्र। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 2। तो में मलिक अंबर का जन्म इथियोपिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मलिक अंबर का जन्म इथियोपिया में हुआ था। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही कथन गलत दिया गया है। मलिक अंबर ने ठेके पर जमीन देने की व्यवस्था लागू की थी, तो ये गलत हो जाएगा। वो निजामशाही के राज में प्रशासन में सुधार लाया था और ये ठेके की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। मलिक अंबर ने पुराने जब्ती व्यवस्था को त्याग दिया और किसानों के लिए तबाही का कारण था, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी 3। अकबर से पहले इब्राहिम कुतुब शाह ने कैथोलिक मिशनरियों को अपने दरबार में निमंत्रित किया था। और दूसरा है अली आदिल शाह को गरीबों का दोस्त कहा जाता था। किताब ए नौरस की रचना अली आदिल शाह ने की थी। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 में बुरहान निजाम शाह काव्य में धर्मनिरपेक्षता का सुर लाने वाला पहला शायर था।
इब्राहिम रोजा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। बीजापुर के शासकों ने वास्तुकला में हमेशा एक ऊंचे मापदंड और एक बेदाग रुचि का परिचय दिया था। इस काल में बीजापुरी इमारतों सबसे पहले इब्राहिम रोजा और गोल गुंबद है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं गया है, प्रसिद्ध मस्जिद, मदरसा और चिकित्सालय दिया गया है, तो वो हो जाएगा एक गोल गुंबद। और ये गोल गुंबद इब्राहिम रोजा यानी इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें, यानी कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक में अकबर द्वारा ऐसी व्यवस्था आरंभ की गई जिसमें जात का मनसब बढ़ाए बिना चुनिंदा अमीरों को अधिक संख्या में सैनिक रखने की अनुमति दी गई थी। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। फिर से निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। एक में कंधार, काबुल और हेरात वाली सड़कों की संधि स्थल पर स्थित था और दूसरा है कंधार 1522 ईस्वी में बाबर के अधीन आया था। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक में सफवी खुद को पैगंबर से अपने संबंध के कारण एक विशेष स्थिति के दावेदार मानते थे। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। एक में डच ने 1606 ईस्वी में कोचिन में अड्डा स्थापित किया था। दूसरा है डच मूलतः कपड़ों के व्यापार हेतु पूर्व में आए थे। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। अंग्रेजों ने 1622 ईस्वी में ईरानी फौजों की मदद से हरमुज पर कब्जा किया था। कैलिको शब्द किससे संबंधित था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटा सूती कपड़ों से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोटा सूती कपड़ों से। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से भी बड़े थे, जो उन दिनों यूरोप के सबसे बड़े नगर में से एक था। टॉमस रो का ये कथन है, तो ये गलत हो जाएगा। ये विचार जो है ये राल्फ फीच का है, ये टॉमस रो का नहीं है, ये हो जाएगा राल्फ फीच का। जेसुइट पादरी मोशरत जहांगीर के दरबार में आया था, और ये जहांगीर के दरबार में नहीं, अकबर के दरबार में आया था। इस तरह दोनों ही कथन गलत है। आसरा खान कहाँ अवस्थित था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाकू व वोल्गा नदी के मुहाने पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाकू व वोल्गा नदी के मुहाने पर आसरा खान अवस्थित था। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। अहमदनगर राज्य में नायकवाड़ी सैनिक व भूस्वामी तत्व थे। फिर से है आगे विचार करने के लिए, कौन सा कथन इनमें से सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। मेहराब व गुंबद या मेहमान गुंबद तुर्क या मुस्लिम आविष्कार थे, और अलाई दरवाजे का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के पास करवाया था। यहाँ पे है कि ये मुस्लिम के मेहराब व गुंबद जो थे ये मुस्लिम के आविष्कार थे, तो इसका जो बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था वो तुर्कों के द्वारा किया गया था। और अलाई दरवाजे का निर्माण ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था कुतुब मीनार के पास, तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी।
आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद सही वैज्ञानिक ढंग से बना हुआ पहला गुंबद है। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। समतल दीवारें तुगलक वास्तुकला की एक विशेषता है जिसे त्रिभुवन कहा जाता है। फिरोज तुगलक के अधिकार इमारतों में निप्रवन का प्रयोग दिखता है, तो उल्टा हो जाएगा, निप्रवन यहाँ हो जाएगा। यानी फिरोज तुगलक वास्तुकला की एक और उल्लेखनीय विशेषता है जो कि है जिसे निप्रवन कहा जाता है। ये ढालू दीवारें थी, ये समतल दीवारें नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के अधिकतर इमारतों में जो है निप्रवन का प्रयोग दिखता है, तो ये गलत हो जाएगा, निप्रवन का प्रयोग नहीं दिखता है। अमृत कुंड पुस्तक का संबंध किससे है, तो अमृत कुंड पुस्तक का जो संबंध है वो योग से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योग से। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 में रामानुज रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रामानुज रामानंद के शिष्य थे। हकायक ए हिंदी नामक प्रबंध ग्रंथ लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल वाहिदी बिलग्रामी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब्दुल वाहिदी बिलग्रामी। निम्न कथनों पर विचार करें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी 3। पहला है भारतीय शास्त्रीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी में अनुवाद मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। दूसरा है मान कौतूहल ग्रंथ युद्ध से संबंधित ग्रंथ है। और तीसरा है बंगाल के नुसरत शाह ने महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक में फतवा ए आलमगिरी का विधि संहिता है और दूसरा है अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में 1252 ईस्वी में हुआ था। आगे निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक में हेमचंद्र सूरी का योगदान संस्कृत के विकास में उल्लेखनीय रहा है और मिताक्षर की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। रबाब और सारंगी जैसे वाद्य यंत्र एवं नई संगीत पद्धतियों का आविर्भाव कहाँ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तुर्कों के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुर्कों के साथ। तुर्क अपने साथ रबाब और सारंगी जैसे अनेक नए वाद्य यंत्र, नई संगीत पद्धतियां और नियम भी लाए थे। सिरसा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। सिरसा का अंतिम अभियान कालिंजर के खिलाफ था। कालिंजर अभियान को जीतने के बाद सिरसा सूरी की मृत्यु हो गई थी। सिरसा का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बना था। सिरसा के शासन काल में गांव के स्थानीय मुखिया को कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकद्दम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुकद्दम। सिरसा के प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कथन किसका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। कई गांवों के समूह को परगना कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परगना कहा जाता था। सिरसा कालीन मुद्रा व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी कथन सत्य नहीं है। आगे शेरशाह के शासन काल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना हिस्सा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3 हिस्सा।
दिल्ली सल्तनत के दौरान गज-ए-सिकंदरी नामक गज का एक नया माप किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिकंदर लोदी। निजाम खान के नाम से पैदा हुआ था सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी और 1517 के बीच में दिल्ली का ये सुल्तान था। यानी 17 अगर देखें तो 1489 से 1517 के बीच में ये सुल्तान था और 14 जुलाई 1489 में अपने पिता बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद लोदी वंश का ये अगला शासक बना था। आदिल शाह ने विक्रमाजीत की उपाधि किसे प्रदान की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेमू। अकबर के शासनकाल के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करें। सूची 1 में भूमि के प्रकार और सूची 2 में विशेषता दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 1, 2, 4। ओलच ये हो जाएगा प्रत्येक वर्ष जुताई की जाने वाली भूमि। परती ये हो जाएगा खेती योग्य नहीं। चाचर ये हो जाएगा 2 या 3 वर्ष से प्रति पड़ी भूमि। बंजर ये हो जाएगा 3 वर्ष से अधिक प्रति पड़ी भूमि। मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक में अकबर के शासनकाल में सबसे कम मनसब 10 का था, सबसे अधिक 5000 का था। दूसरा, अकबर के अंतिम दौर में सबसे ऊंचे मनसब को 5000 से अधिक बढ़ाकर 7000 कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक में है मीर बख्शी मुगल कालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था। मुगल कालीन वास्तुकला के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। यानी कौन सा कथन जो है वो गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल जराऊ नक्काशी का प्रयोग शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा। सी जो है ये गलत है। जहांगीर के काल में अंतिम भाग में पूरी तरह संगमरमर की इमारतें बनवानी था। दीवारों को फूल आकृतियों सजाने का चलन शुरू हुआ था। ये शाहजहां के नहीं, जहांगीर के टाइम में ये हुआ था। जो मूल्यवान पत्थरों की बनी होती थी साज सज्जा या शैली, जिसे जराऊ नक्काशी या पियत्रा प्यूरा कहा जाता था, जहां शाहजहां के काल में ये और भी लोकप्रिय हुई। अगर स्टार्ट की बात करें तो ये शुरू हुआ था जहांगीर के काल में। मुगलकालीन चित्रकला का संबंध निम्न कथनों पर विचार करें। सभी सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक में मुगल चित्रकला का चरम जहांगीर के काल को माना जाता है। दूसरा, ऐसा अकबर के शासनकाल में मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रकला का चलन प्रारंभ हुआ। और तीसरा है, राजस्थान तथा पंजाब के पहाड़ी राज्यों में चित्रकला का विकास औरंगजेब की चित्रकला के प्रति उदासीनता के कारण हुआ। आगे, मुगल काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसकी निगरानी में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फैजी। मुगल काल में संगीत के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विकास किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। सिख धर्म के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सत्य है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई कथन जो है वो सत्य नहीं है। पहला है सिख के धर्म ग्रंथ जिसे ग्रंथ साहिब कहा जाता है का संकलन गुरु रामदास ने किया। तो ये 5वें गुरु अर्जुन दास ने किया था, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है गुरु अर्जुन दास ने सिखों से चढ़ावे की वसूली की व्यवस्था की जो उनकी आय का 1/3 हिस्सा होता था। तो ये गलत हो जाएगा, 1/3 नहीं 1/10वां हिस्सा होता था। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संध और सूची 2 में संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, तो चलिए इसको मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 2। एक का हो जाएगा एक, दादू गुजरात, तुकाराम ये हो जाएगा महाराष्ट्र से, रघुनंदन ये हो जाएगा बंगाल से। दिए गए कूट की सहायता से निम्न घटनाओं का सही काल अनुक्रम निर्धारित करें। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 3। सुलेमान सिखों द्वारा बनारस में सूजा की पराजय। इसका आंसर हो जाएगा पहले हो जाएगा 2, तीर 1658 में हो जाएगा। फिर हो जाएगा 1 धर्माट का युद्ध 1658 में 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। और सामूगढ़ की लड़ाई जो है, तो सामूगढ़ की लड़ाई जो हुआ था वो 29 मई 1658 में हुआ था, 29 मई 1658। और अगर इसकी बात करें तो ये हुआ था 15 अप्रैल को। निम्न में से कौन सा युद्ध औरंगजेब के साथ दारा सिखों की आखिरी बड़ी लड़ाई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवराय की लड़ाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवराय की लड़ाई। अजमेर के पास देवराय की जो लड़ाई मार्च 1659 में हुआ था। औरंगजेब के साथ दारा की आखिरी लड़ाई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के आदर्शों और सरकारी नियम कायदों को एक पुस्तक में संकलित किया गया। इसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था जवाबित ए आलमगीर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जवाबित ए आलमगीर। औरंगजेब ने मुस्लिम कानून की हनफी व्याख्या को अपनाया, जिसका पालन भारत में पारंपरिक रूप से हो रहा था, लेकिन वह लौकिक आदेश जारी करने से भी नहीं झिझकता था, जिन्हें जवाबित कहा जाता था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी भाषा में सबसे अधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई? तो सबसे अधिक पुस्तकें जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब द्वारा किए गए कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल एक, सिक्कों पर कलमा दर्जा किया जाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कथन सिक्कों पर कलमा दर्जा किया जाना, ये सम्मिलित नहीं था। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें, यानी इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? तो ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई कथन गलत नहीं यानी सही है। शरीयत के अनुसार जजिया का वाजिब कर, जजिया एक वाजिब कर है और जजिया केवल गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। सोलह सौ 69 में मथुरा के जाटों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? ये गोखला के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोखला के नेतृत्व में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल दो में है गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुई।
तो अगर यहाँ पे सही की बात करें तो सिर्फ 2 ही सही है। पहला जो कथन दिया गया है वो गलत है। वर्ष 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। यह एक प्रकार का सैन्य संगठन था, पंथ की स्थापना। तो यहाँ हो जाएगा 1699 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों द्वारा इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब के सूबेदार ने उनकी हत्या कर दी थी, तो वजीर खान ने उसकी हत्या कर दी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वजीर खान। मुगल परंपरा के अनुसार विवादास्पद उत्तराधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। विवादास्पद उत्तराधिकार के मामले में राज्य को मुगल प्रशासन के अंतर्गत रखा जाता था। दूसरा है बाद में चुने हुए उत्तराधिकार को राज्य सौंप दिया जाता था। किस वर्ष शिवाजी ने मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य से जवाली को जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1656। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1656। निम्नलिखित घटनाओं में सही काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 4 3 2। पहले हो जाएगा शिवाजी द्वारा अफजल खान का वध, तो ये 1659 ईस्वी में। फिर हो जाएगा 4 शिवाजी द्वारा पूना में शाइस्ता खान कैंप पर हमला, 1663 ईस्वी में। फिर हो जाएगा तीसरा जयसिंह तथा शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि, तो ये संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। फिर पहले तीसरा हो जाएगा शिवाजी द्वारा सूरत बंदरगाह पर हमला, ये हुआ था 1664 ईस्वी में। 59 63 64 और ये हुआ था 65 में, 1665 में। बन्नीहट्टी की लड़ाई इतिहास में निम्नलिखित में किसके कारण से की जानी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य का विघटन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य का विघटन। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रज्जाक वो देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। और देवराज द्वितीय के शासनकाल की बात करें तो 1425 से 46 तक इनका शासनकाल था। इनके शासनकाल में ही अब्दुल रज्जाक आया था। ये संगम वंश के शासक थे। आगे निम्नलिखित में किस यूरोपीय शक्ति द्वारा सकोत्रा द्वीप एक अन्य सैन्य अड्डा बन गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली शक्ति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुर्तगाली। दक्षिण भारत के पालेगर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैन्य नियंत्रण अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सैन्य नियंत्रण अधिकारी। 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान पालेगर दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा नियुक्त क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण के वर्ग के रूप में सैन्य नियंत्रक अधिकारी कहलाते थे। आगे विजयनगर साम्राज्य में जिला का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में किस शब्द का उपयोग किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाडू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाडू। निम्नलिखित में गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहमद शाह प्रथम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अहमद शाह प्रथम। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन जो है वो गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कोई भी कथन जो है गलत नहीं है। हरियर एवं बुक्का वारंगल के काकतीयों के संबंध थे। दूसरा इस्लाम स्वीकार करने के पश्चात हरियर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में विद्रोह दमन के लिए भेजा था। तीसरा हरियर और बुक्का के गुरु विद्यारण्य थे। और चौथा हरियर और बुक्का ने विजयनगर को तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया था। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 4, 1, 2, 6, 5। तो पहले ए बी सी तक देखते हैं। 3, 3, 4, 1, 3, 4, 1। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसे बहमनियों से गोवा छीन लिया गया था? तो ये हो जाएगा हरिहर द्वितीय। किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज कवियों को आश्रय प्रदान किया गया था? तो ये हो जाएगा 4 कृष्णदेव राय। किसके शासनकाल में यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। आगे बढ़ते हैं, अब बाकी के देखते हैं 3 को डी ई एफ में। तो डी ई एफ में है 2, 6, 5। 2, 6 और 5। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? ये ऊपर है, हम लोग देख लेंगे। पहले 6 को देखते हैं। घुघरी महल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो घुघरी महल की स्थापना की गई थी मान सिंह के द्वारा। और जौनपुर नगर की स्थापना करने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। और यहाँ है विजयनगर के शासक, किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये भेजा था बुक्का प्रथम। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बुक्का प्रथम। फिर से सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 1, 4, 2। मलिक सरवर जौनपुर सल्तनत, बी का हो जाएगा 1 जफर खान गुजरात सल्तनत, सी का हो जाएगा 4 दिलावर खान धूरी मालवा सल्तनत, डी का हो जाएगा 2 अलाउद्दीन हसन बहमनी सल्तनत। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर को जो है सिराज ए हिंद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1358 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ चौना खान के सम्मान में किया था। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का आयाम भी शामिल है। भारत 193 में 135वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये गलत हो जाएगा, 134वें स्थान पर है। निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 4। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के आयात में 5.7% वृद्धि हुई है और सिप्री का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो ये दोनों कथन जो है ये गलत दिया गया है। पिछले 10 वर्षों में 5.7 नहीं बल्कि 4.7% जो है वृद्धि हुई है। और इसका मुख्यालय जो है यानी सिप्री का जो मुख्यालय है वो स्टॉकहोम में है, ना कि ब्रुसेल्स में। ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सिप्री का मुख्यालय है। निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। दूसरा है, इस ब्रिज को ओखा बेट द्वारिका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जानते हैं। और तीसरा है, इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का एक अंतर सरकारी संकाय है जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 समूह के देश ने 1989 में स्थापित किया था। FATF की बैठक 1 साल में 3 बार आयोजित की जाती है। हाल ही में प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित भारत में सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 5F फॉर्मूला
में क्या शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैक्ट्री टू स्टेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फैक्ट्री टू स्टेशन। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है, हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा इथेनॉल 100 का लॉन्च किया गया है। तो ये कोयला मंत्री नहीं, गैस मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। वर्तमान में 5 राज्यों में यूटीएस महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली एवं बिहार में 183 खुदरा दुकान खोले गए हैं। इसमें इस कथन में बिहार नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में क्या गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 में सेमीकंडक्टर एटीएमपी असेंबली, प्रोडक्शन, मार्किंग और पैकेजिंग इकाई महसना में स्थापित यानी गुजरात में स्थापित किया जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर शिवाजी नगर करने का फैसला किया है। तो ये गलत हो जाएगा, शिवाजी नगर अहिल्या नगर। इसका नाम शिवाजी नहीं, अहिल्याबाई अहिल्या नगर कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। 2021-22 की रिपोर्ट की तुलना में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा के देश में सबसे अधिक सुधार देखा गया। सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली। साहित्योत्सव 11 मार्च से 16 मार्च 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये उत्सव आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव 11 से 16 मार्च 2024 में ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन में है नहीं नई दिल्ली, तो ये हो जाएगा न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीतल देवी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शीतल देवी। भारतीय मशहूर पैरा तीरंदाज है ये शीतल देवी। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में घोषित किया कि इनका संबंध जो है ये भारत के जम्मू कश्मीर से है। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। खबरों में रहे RS 24,000 का संबंध पनडुब्बी से है, तो ये गलत हो जाएगा। ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल से है। हाल ही में उत्तराखंड के एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तमिलनाडु के योयुकडी जिले से कुलिसकरपट्टिनम में दूसरा स्टेप पोर्ट स्थापित कर रहा है। तो ये गलत हो जाएगा। ये रक्षा अनुसंधान संस्थान एवं विकास संगठन नहीं, बल्कि ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा किया जा रहा है। जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 3 और 4।
एक में जीरो कार्बन ब्लीडिंग एक्शन प्लान वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने अपने वैश्विक भागीदारों के साथ वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। नागपुर उन 6 वैश्विक शहरों में से एक है। केन्या, कोस्टा रिका, तुर्की और कोलंबिया में अन्य जहां ZCBA परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। भारत के पहले ZCBAP शहर का लक्ष्य 250 तक सभी इमारतों की नेट जीरो कार्बन इमारतों का बनाना है। हाल ही में अमेरिकी दूत ने लेबनान में शांति और सुरक्षा की गारंटी के लिए ब्लू लाइन पर चर्चा की है और ब्लू लाइन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ब्लू लाइन नीले बैरसल से निर्मित है और भूमध्य सागर से पूर्व में गोलान हाइट्स तक विस्तारित है। और दूसरा, इसे 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किया था। तीसरा, इजराइल और लेबनान को अलग करने वाली कोई आधिकारिक सीमा नहीं बल्कि ब्लू लाइन तय करती है और यह लाइन उद्देश्य लेबनान के दक्षिण इजरायली सेना की वापसी की पुष्टि करना था। सबरूम लैंड पोर्ट के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ये जूरी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटका बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। आगे निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक हो जाएगा। INS जटायु भारतीय नौसेना का नौसेना बेस है जिसे लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय में स्थापित किया गया है। बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमार रवि मनुभाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परमार रवि मनुभाई। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार में 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। इस संदर्भ में क्या सही है? तो ये हो जाएगा 1 और 3, यानी सी हो जाएगा 1 और 3। वंदे भारत एक्सप्रेस पटना लखनऊ तक जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस पटना न्यू जलपाईगुड़ी तक जाएगी। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी 3। जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा वर्ष 2022 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया, तो 2020 में शुरू किया गया, ये गलत हो जाएगा। याओंडे घोषणा फाइलेरिया रोग से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। मलेरिया हो जाएगा, ये मलेरिया से संबंधित है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत दूसरे सबसे प्रदूषित शहर है, तो ये गलत हो जाएगा। IQ एयर के द्वारा, स्विस संगठन IQ एयर के द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी किया गया है। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। PM स्वराज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्देश्य समाज के अल्पसंख्यक वर्गों को ऋण सहायता उपलब्ध कराना है। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। दोनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। आगे, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई। अदिति का पूर्ण विस्तार क्या है, यानी अदिति का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशियन डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDX। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 में 3 मार्च 2024 को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया था। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। यहाँ बोला जा रहा है असत्य कथन का चयन करें, यानी कि तीनों के तीनों जो कथन दिए गए हैं वो तीनों ही कथन गलत हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। केवल अमिताभ घोष को 2024 में प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर से निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों।
मोहम्मद मुस्तफ़ा को फ़िलिस्तीन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नोटिक्स नाम ज्वालामुखी बृहस्पति ग्रह पर स्थित ज्वालामुखी है, तो ये गलत हो जाएगा। ये मंगल ग्रह पर स्थित ज्वालामुखी है। अंतिम प्रश्न है, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? ये हो जाएगा मॉरिशस। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मॉरिशस। इसी के साथ हमारा ये आज का सेट समाप्त होता है। आगे के वीडियो जो आने वाले होंगे, यानी आगे जो स्टेट होगा, सीरीज जो होगा आगे नेक्स्ट संडे को, उसको हम लोग आगे का संडे के बाद कवर करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।